आज टॉपिक रहेगा आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक 116 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 94 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यानी अभी तक 116 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 94 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब समस्या क्या आई थी कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? क्योंकि जो ये 116 तत्व पाए गए और इसमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो इन तत्वों को याद करना बहुत कठिन था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणधर्म के आधार पर, यानी उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके गुण के आधार पर अलग अलग तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया। जिनके गुणधर्म एक जैसे मिलते थे उन्हें एक जगह रख दिया गया, एक जगह स्थान दिया गया, और जिनके गुण अलग अलग थे उन्हें अलग स्थान दिया गया। यानी उनके रासायनिक गुण या भौतिक गुण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। इसमें आपके कई वैज्ञानिक आए, जैसे डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, बोहर। ठीक, डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और बोहर, इन्होंने तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण किया अपने सिद्धांत या अपने नियम के अनुसार या अपनी धारणा के अनुसार इन्होंने किया। पहला क्या था कि धातु और अधातुओं का विभाजन। यानी जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो ये कहा गया कि जो तत्व धातु हैं उनको अलग स्थान दिया जाए और जो तत्व अधातु हैं उनको अलग स्थान दिया जाए। यानी जिन तत्वों के गुण धातुओं की क्वालिटी से मिलते जुलते हैं तो सभी धातुओं वालों को एक टेबल में रख दिया जाए, अधातु वाले को एक टेबल में रख दिया जाए। लेकिन इसमें से कुछ तत्व एलिमेंट ऐसे मिले, कुछ एलिमेंट ऐसे में मिले जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता था, अधातु का भी गुण पाया जाता था। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता था। तो जब धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। ठीक, यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों तत्वों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, उपधातु कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि अब उनका स्थान कहाँ होगा? आपने तो कह दिया, कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि धातु और अधातु के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे तत्वों की खोज हो गई जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते थे, और जब दोनों के गुण पाए जाते थे वो तो उनकी काउंटिंग जो होगी वो उपधातु के रूप में की जाने लगी। तो जब उपधातु मिल गया अब उसको अलग स्थान देना पड़ेगा, इसलिए इस धारणा को गलत कर दिया गया। यानी इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो पाया। उसके बाद प्राउड की परिकल्पना आई। इनका कहना यह था कि सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी तत्व हाइड्रोजन के गुणों से समानता रखते हैं, जो भी तत्व हाइड्रोजन के गुणों से समानता रखते हैं उनको हम क्या करेंगे, उसी के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाएगा। प्राउल्ट की यही परिकल्पना थी। यानी प्राउल्ट ने कहा कि तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के गुणों से अगर समानता रखते हैं तो उसी के आधार पर उनको सारणी में स्थान दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाद में यह पता चला, यह ज्ञात हुआ कि तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या नहीं होते। तत्वों के परमाणु भार जो है पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तब यह निश्चित हो गया कि हाइड्रोजन के परमाणुओं से, यानी ये सभी तत्व जो हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं से नहीं बने होते हैं। अतः प्राउड की परिकल्पना भी विफल हो गई। कहने का मतलब ये था, इनके कथनानुसार ये था कि सभी तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, लेकिन बहुत से एलिमेंट, बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते हैं, वो अन्य तत्वों से मिलकर बन जाते हैं। तो प्राउड की परिकल्पना को यहाँ पर गलत कर दिया गया। उसके बाद आया आपके डोब्राइनर ने क्या दिया, अपना एक त्रिक नियम, त्रिक मतलब तीन, डोब्राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो डोब्राइनर के त्रिक नियम का मतलब ये हुआ कि समूह के बीच वाले तत्व का, जैसे मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो बीच वाला जो तत्व आपका सोडियम है और किनारे किनारे आपका क्या है, लिथियम और पोटेशियम है। जैसे यहाँ स्ट्रांसियम है, कैल्शियम और बेरियम है,
यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन और आयोडीन है। तो इसमें बीच वाला जो तत्व है, तो बीच वाले तत्व का गुण जो होगा, ठीक, बीच वाले तत्व का यानी बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व वाले के परमाणु भारों के योग के बराबर होगा। ये इनका कहना था डोब्राइनर का, यानी पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग बीच वाले तत्व के परमाणु भारों के योगफल के बराबर होता है। तो ये इनका कहना था, किसका? डोब्राइनर का, ठीक। लगभग मध्यमान, मध्यमान का मतलब होता है कि औसत, इनका एवरेज। जैसे मान लीजिए इसका परमाणु भार पोटेशियम का 39 हो गया, लिथियम का 7 हो गया, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो 9 7 16 यानी 46 हो जाएगा, और 46 का आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो डोब्राइनर के नियम के अनुसार प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु भारों का औसत योग, परमाणु भारों का औसत जो होगा वह बीच वाले तत्व के बराबर हो जाएगा। तो इस क्रम में अगर रखा जाए तो सभी तत्वों को रखा जाए, लेकिन इसके अनुसार ये क्या हुआ कि केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ही मिल पाया। जब हम कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम में चले तो इसके अनुसार मिल ही नहीं रहा था। अब कैल्शियम का परमाणु भार और बेरियम के परमाणु भार का जब औसत निकल जाएगा, औसत मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 2 तत्व हैं तो 2 का भाग कर देंगे, दोनों के परमाणु भार को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे। अगर स्ट्रेंशियम के परमाणु भार के बराबर आ गया तो डोब्राइनर का नियम सही है। क्लोरीन का आयोडीन के परमाणु भारों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, अगर ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर हो गया तो डोब्राइनर का त्रिक नियम सही है। लेकिन इनके अनुसार, डोब्राइनर के अनुसार जब हम लगाने लगे तो ये निष्कर्ष निकला, ये तो केवल इसी में पाया गया, इनका जो त्रिक नियम है केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ही पाया गया, बाकी सब में मिल ही नहीं रहा था, इसलिए इनके नियम को भी गलत कर दिया गया, ये भी अब समझाने में विफल हो गए। उसके बाद आए न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक का मतलब हो गया 8, ठीक। जैसे इन्होंने अपना जो सिद्धांत किया, वर्गीकरण किया, तो उन्होंने क्या किया अपने नियम के अनुसार कि जैसे ये आपके 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी, उसके बाद फिर सा पे पहुंच जाते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया, संगीत के जो 7 आपके सुर होते हैं उसी के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया जाए। कहने का मतलब ये है, संगीत के 7 स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा ध नी, नी के बाद हम फिर सा पे आते हैं, यानी प्रत्येक 7वां तत्व जो होगा उसका सा यानी 8वें तत्व का गुण जो होगा पहले तत्व के गुणों से मिलता जुलता है। जैसे देखिए 8वें तत्व पे जब हम पहुंचे तो सा आया और सा पहले पे भी था, तो पहले तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता है। तो इसके अनुसार जब लगाया गया ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान ऐसे लगा दिया गया, तो पुनः इससे जब वापसी करेंगे इसमें केवल भी इसमें भी वही नियम आ गया, इसमें इसका मिल रहा था लेकिन बाकी तत्वों का नहीं मिल रहा था, यानी बाकी तत्व जो है वो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए न्यूलैंड भी जो है तत्वों का वर्गीकरण करने में विफल हो गए। उसके बाद आए मेंडलीफ। मेंडलीफ जो है अपनी एक अलग मूल आवर्त सारणी बनाए। इनका कहना, सीधा सा कहना यही था कि जितने भी तत्व हैं 116 तत्व, सभी तत्वों के उनके परमाणु भारों के अगर बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो जो एक सारणी प्राप्त होगी उसी को हम मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो इनका एक नियम बना लिया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसका नियम है ये? मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी का नियम है। फिर भी ये क्या किए, ये अपने नियम को ही गलत कर दिए, क्योंकि अगर हम परमाणु भार के अनुसार भरेंगे तो मान लीजिए हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम ऐसे आता चला जाएगा। तो परमाणु भार में क्या हुआ कि हाइड्रोजन 1 हो गया, उसके बाद लिथियम जब आएगा तो लिथियम का परमाणु भार जो हो जाएगा वहां पर फिर 4 हो जाएगा, तो फिर 3 वाला गायब, 2 वाला गायब, तो फिर उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया, एक बॉक्स बनाकर छोड़ दिया गया कि फ्यूचर में फिर कभी अगर ऐसे परमाणु भार तत्वों की खोज होगी तो उसको उसी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कभी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि इनके ही स्टूडेंट यानी इनके ही शिष्य मोजले और मेंडलीफ ने मिलकर
अपने ही आवर्त सारणी का संशोधन किया, तो उसका नाम रख दिया गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक कर दिया गया। तो अब क्या हो गया, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी का नियम कहता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार की जगह क्या हो गया, क्रमांक हो गया। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरी सारणी बनकर तैयार हो गई। ठीक,